नमस्कार दोस्तों। आइए आज सुनते हैं डॉक्टर संगीता झा द्वारा लिखी हुई कहानी कमरा नंबर 26। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। आज एक भरी पूरी लंबी रौबीली काया धुले हुए सूती कपड़े की तरह सिकुड़ी कमरा नंबर 26 बनकर पड़ी हुई है। कहने को शहर की सबसे बड़ी कैंसर सर्जन, पर कोरोना ने आम आदमी और खास आदमी के बीच के भेद को बिल्कुल ही मिटा दिया है। वो तो जिंदगी भर की कमाई पूंजी है, तो प्राइवेट कमरे में रहने की ताकत आ गई है, वरना ज्यादातर लोग बेचारे जनरल वार्ड में ही कीड़े मकोड़ों की तरह सड़ रहे हैं। यहाँ डॉक्टर अहिल्या के दोस्त कमरे की दीवारें, खिड़कियां, फर्श, छत और पंखे ऑक्सीजन कम होने से वो बिस्तर से बंधी हुई हैं। लगातार ऑक्सीजन मास्क से दिया जा रहा है। अब सिर्फ छत और ऊपर पंखे का सहारा है। बचपन में पढ़ी कविता याद आ रही थी। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। अब पंखे से भी परमार्थ ही सीख सकते हैं। निर्जीव है तो क्या हुआ बेचारा, सबको हवा देता है। मैं तो और भी निर्जीव सी पड़ी हूँ। इतनी बड़ी डॉक्टर हूँ तो पीपीई किट पहने डॉक्टरों की सेना आती है। ये बेचारे भी कितना सेवा, साधना और त्याग के मंत्र के साथ चलें। खुद की रक्षा भी तो करनी है। मुझे मन हो रहा है कि कोई सर में तेल लगाए और सहलाता रहे। काश ऐसा हो पाता। तभी ऊपर वाले ने सुन ली। यमराज जैसे पीपीई किट पहनी सेना के जाने के बाद एक हवा का झोंका सा आया और पास आके बोला, अरे मैम, आप यहाँ हैं? मैं कितनी देर से आपको ढूंढ रही थी। मैं, सॉरी बेटा, मैंने पहचाना नहीं। तुम कौन? वो, मैं नसीमा, इसी हॉस्पिटल में नर्सिंग इंचार्ज हूँ। आज सुबह पता चला कि डॉक्टर अहिल्या हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं, तब से आपको ढूंढ रही थी। मैं, नसीमा बेटा, मुझे याद नहीं रहा। नसीमा, आप अभी कमरा नंबर 26 में हैं। मैं आपके अस्पताल गंगोत्री में आज से 15 साल पहले कमरा नंबर 26 की अटेंडेंट थी। याद आया? वो 16 साल की लड़की नसीमा, दुबई शेख के साथ। मेरे माथे की घंटियां खनखनाने लगी और मैं 15 साल पीछे चली गई। मैं डॉक्टर अहिल्या, प्रधान शहर की एक बड़ी कैंसर सर्जन। जिंदगी की हर बाधा को पार कर मैंने ये मुकाम और सम्मान हासिल किया था। खुद पर इतना नाज था कि कभी जिंदगी में समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं रखी। इससे मैं अविवाहित ही रही। इसके पीछे भी अपनी माँ, जो बड़ी विद्वान थी, का त्याग था, जिसने न केवल अपना स्वाभिमान, अपनी नौकरी, बल्कि यूं कहिए सेल्फ रिस्पेक्ट भी त्याग दी। मैंने बचपन में ही ये सोच लिया था कि कोई पुरुष मेरा स्वामी नहीं हो सकता। मेरा अपना अस्पताल गंगोत्री, जिसमें कुछ हद तक समाज सेवा ही होती थी। एक दिन मेरी ओपीडी में एक शेख 4-5 मीडिएटर्स को लेकर आया। शेख अरबी में बोलता था और मीडिएटर्स उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर बताते थे। और हैदराबाद में अक्सर हर डॉक्टर के ऐसे मरीज आना आम बात थी। उस अरब को थायराइड ग्लैंड का कैंसर था, जो खाने की नली और श्वास नली दोनों से चिपका हुआ था, लेकिन उसकी सर्जरी हो सकती थी। मैंने कुछ टेस्ट लिखे और अगले दिन रिपोर्ट लेकर आने को कहा। अगले दिन शेख एक लड़की के साथ आया, जिसके हाथों में मेहंदी लगी थी। वो अपना चेहरा पूरा ढके हुए थी और आंखें दोनों नीची थीं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शेख अपनी पोती के साथ आया है। मैं अभी रिपोर्ट देख ही रही थी कि एक ब्रोकर दौड़ता हुआ आया और मुझे सलाम किया। मैंने उसे बताया कि इसका ट्यूमर पूरा निकालने में हो सकता है कि हमें श्वास नली में छेद कर ट्यूब डालनी पड़े, जिसे 6 हफ्ते के बाद निकालना पड़ेगा। दोभाषिया ब्रोकर कहता है कि हम कल आकर बताएंगे। साथ आई लड़की की आंखें मिमियाते मेमने की तरह थीं। उसने एक नज़र से मुझे देखने की कोशिश की। दोनों आंखों में पानी भरा था। इतनी मजबूत होते हुए भी मैं हिल सी गई और मैंने आगे बढ़कर उसका कंधा थपथपाया। मन ही मन मैंने सोचा, आज के बच्चों से अलग अपने दादा के लिए इतनी परेशान। 2 दिनों तक शेख का कोई अता पता नहीं था। मरीज आते जाते रहते हैं, इससे ये आई गई बात हो सकती थी, लेकिन उस लड़की की आंखों की वजह से शेख याद था। मैं फिर अपने रूटीन में व्यस्त हो गई। करीब 6 दिनों बाद फिर वो लड़की और शेख उसी ब्रोकर के साथ आए। इस बार लड़की थोड़ी मजबूत दिखी। हाथों में लगी मेहंदी का रंग उधड़ सा गया था। शेख चिल्ला चिल्ला कर कुछ कह रहा था। दुभाषिया ने मुझे समझाया कि शेख मुझसे बहुत प्रभावित है और सर्जरी मुझसे ही कराना चाहता है। मैंने पूछा, ठीक है, फिर परेशानी क्या है? दुभाषिया, ये थोड़ा डर गया था गले में छेद कर नली डालने के नाम से,
पर अब समझ गया है कि सर्जरी जल्दी से जल्दी करवानी है। मैं, ठीक है, एडमिट करवा दो। आज सारे टेस्ट हो जाएंगे और परसों सर्जरी। दुभाषिया, ठीक है, ये मोहतरमा यहाँ रहेंगी। ठीक 2 दिनों बाद न केवल उसकी सर्जरी हो गई बल्कि गले में छेद कर नली, जिसे मेडिकल की भाषा में ट्रेकियोस्टोमी कहते हैं, डालनी पड़ी। वैसे भी शेख अरब से था, यहाँ कोई रिश्तेदार न होने से उसने दुभाषिया के माध्यम से मुझसे रिक्वेस्ट की कि जब तक गले में नली डली है वो अस्पताल में ही रुकेगा। आमतौर पर हम मरीज को नली के साथ 2 दिनों में ही डिस्चार्ज कर देते हैं। बीच बीच में ओपीडी में बुलाकर चेक करवाते रहते हैं। मरीज के साथ रहने वाले को उस पाइप की किस तरह केयर करना है इसकी पूरी जानकारी दी जाती है और साथ में नली को कैसे साफ करना है ये भी सिखाया जाता है। ऑपरेशन के बाद ट्रेकियोस्टोमी की केयर सीखने वही लड़की आई। मुझे वो बड़ी इंटेलिजेंट और सेवा के लिए समर्पित लगी। शेख चूंकि अरब देश से था, इससे उसने मुझसे प्रार्थना की कि जब तक गले में ट्यूब डली है उसे अस्पताल में ही रहने दिया जाए। मैंने समझाया कि ट्यूब तो करीब 6 हफ्ते तक गले में डली रहेगी, तब तक तो अस्पताल का बिल बहुत बढ़ जाएगा और एक रूम भी अस्पताल का ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन उस शेख से ज्यादा उस लड़की की मिमियाती आंखों ने मिन्नतें की कि उन्हें अस्पताल में ही रहने दिया जाए। मैंने भी अस्पताल के दूसरे ट्रस्टियों से बात कर उन्हें 6 हफ्ते उस रूम में रहने की इजाज़त दे दी। लड़की ने तो शेख की काया पलट कर दी और तो और वो प्राइवेट वार्ड के दूसरे मरीजों की भी नर्स बन गई थी। शेख अब हमारे लिए कमरा नंबर 26 बन गया था। रोज राउंड में उसके कमरे में जाने पर हर दिन कुछ नया ही देखने को मिलता। कभी वो लड़की शेख की शेविंग करती मिलती तो कभी शेख की फिजियोथेरेपी करती, कभी शेख साहिब अनुलोम विलोम करते मिलते तो कभी भ्रामरी करते। मरीज का कमरा, शरीर, कपड़े सब कुछ साफ मिलता। एक हल्की हल्की भीनी भीनी सी खुशबू भी आती रहती। ऐसा लगता मानो किसी संत की दरगाह पर आ गए हों। मुझे उसकी अटेंडेंट लड़की से बात करके बहुत अच्छा लगता। एक जूनियर डॉक्टर की तरह उसके पास एक चार्ट हमेशा तैयार रहता जिसमें शेख के हर 4 घंटे की पल्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर का रिकॉर्ड रहता और वो बड़े प्यारे ढंग से पट पट बोलते जाती। मैंने शेख से कहा, जिस तरह से तुम्हारी पोती तुम्हें देखती है अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी मात खा जाएंगे। वो लड़की ये सुन खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी बहते हुए झरने सी लगी। मुझे गर्व हुआ पोती पर कि आज के ज़माने में भी पोती अपने दादाजी का कितना ध्यान रखती है और बरबस अपने दादाजी की याद में आंखों में आंसू आ गए। शेख की हालत में बड़ी जल्दी सुधार हो रहा था। अगले दिन जब राउंड में गई तो शेख तो बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह घूम रहा था। मैंने फिर पोती की पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारी पोती इसी तरह लगी रही और 1-2 दिन में तुम्हारी इस अस्पताल से छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी यानी डिस्चार्ज का सुन जहाँ शेख की आंखें चमकने लगी वहीं उस लड़की की आंखों में बड़े बड़े आंसू चमकने लगे और उसका दर्द चेहरे पर भी आ गया। मैं उसके दुख का कारण समझ नहीं पाई। फिर लगा शायद मुझे समझने में कुछ गलती हुई है। वापस अपने कमरे में आ और मरीजों को देखने लगी। शाम को जब मैं अपने चैम्बर से बाहर जा रही थी तो उस लड़की को कमरे के सामने बैठा पाया। लड़के, मैम मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। मैं वापस उसके साथ ही चैम्बर में आ गई। कहो क्या बात है? लड़की, मैम शेख साहब को अभी मत डिस्चार्ज करिए प्लीज़, प्लीज़ मैम। उसकी दोनों आंखें डबडबा रही थीं और एक अलग सी उदासी उसके चेहरे पर छाई हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ कहना चाह रही हो पर कह नहीं पा रही। मैंने उसकी हालत देख उससे पूछा, बोलो क्या बात है? छुपाने की जरूरत नहीं है। उसने उसके बाद जो अपनी कहानी बताई उससे सुनकर तो मानो मेरी रूह ही कांप गई। उसने बताया ना तो वो शेख की नातिन थी और ना ही उसकी बेटी, बल्कि वो तो शेख की पत्नी थी। ऐसा अक्सर होता है जब अरब देशों से शेख अपना बड़ा इलाज या ऑपरेशन कराने इंडिया आते हैं तो उन्हें खुद की देख रेख के लिए नर्स की ज़रूरत होती है। नर्स की फीस भी ज़्यादा होती है और उसके साथ ऐश भी नहीं की जा सकती। इससे ज़्यादा अच्छा तरीका किसी बेहद गरीब माँ बाप को पैसे दे उनकी बेटी से टेम्परेरी शादी या निकाह कर नर्स की तरह सेवा, बीवी की तरह ऐश कर जाते वक्त तलाक दे अपना मुल्क बेदाग जाया जा सकता है। लेकिन यह आश्चर्य की बात यह थी कि इस लड़की जिसका नाम नसीमा है ने खुद अपना सौदा किया था। उसने बताया कि उसके मोहल्ले में ये बहुत आम बात थी। एक दलाल जिब्रान हमेशा ही चक्कर लगाया करता था। वो बता रही थी कि उसके अब्बू का हाथ मशीन के अंदर आकर कट गया था। कारखाने से ना तो ठीक मुआवजा मिला और ना ही घर के किसी और सदस्य को नौकरी, बल्कि मिली तो धमकी कि अगर कोर्ट या पुलिस के पास गए
तो बाकियों के भी हाथ काट दिए जाएंगे। वो घर में सबसे बड़ी थी और उससे छोटे 5 भाई बहन। किसी तरह वो और उसकी अम्मी पड़ोसियों के कपड़ों की सिलाई और लोगों के घर काम कर घर चला रहे थे। किसी तरह 12वीं पास की और घर पर ही ट्यूशन लेने लगी। लेकिन उस मोहल्ले में सारे गरीब बच्चे थे, तो आमदनी भी कम होती थी। इसीलिए ज़्यादा पैसा कमाने के लिए उसने ये रास्ता अपनाया। शेख की दी हुई रकम से बड़ा हिस्सा तो कमीने जिब्रान ने ले लिया। वो कह रही थी कि बड़े दिनों के बाद बिना ईद बकरीद के मेरे भाई बहनों ने बिरयानी खाई, नए कपड़े पहने। माँ की आंखें मेरे लिए नम थीं, पर मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। शेख साहब मेरे खाविंद जरूर हैं, पर निकाह के बाद से ही मैं उनकी सेवा में ही लगी हूँ। आप उन्हें थोड़े दिनों और एडमिट रखेंगी तो मेरे घर की खुशियाँ थोड़े दिनों और बरकरार रहेंगी। मैं अबाक उस निरीह लड़की को देखती रही। मैंने उसकी इच्छा मान ली, हालांकि मेरे उसूलों के विरुद्ध था। मुझे तो इसका इल्म भी ना था कि छोटी सी लड़की से शादी और फिर तलाक इतना बड़ा जुल्म और बकरा खुद तैयार की उसकी गर्दन काटी जाए। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उस लड़की से मेरा लगाव बढ़ता ही जा रहा था। मैंने गौर करने पर पाया कि शेख की नजरें लड़की को बड़े गर्व से देखती थीं। जब भी मैं कमरे में जाती, कभी दोनों को चेस खेलते पाती, तो कभी लड़की शेख को उर्दू तो कभी इंग्लिश पढ़ा रही होती। लड़की की किस्मत से निर्धारित डिस्चार्ज से एक दिन पहले शेख को डेंगू हो गया। शेख को डेंगू से उबरने में 3 हफ्ते लगे और उसने काफ़ी उर्दू भी सीख ली। साथ ही उनके बीच बॉन्डिंग भी बढ़ गई। लड़की जिस तरह शेख की सेवा करती, लगता मानो कोई बड़ी अनुभवी नर्स हो। उसकी सेवा देख मन में एक ख्याल आया, क्यों ना इस बेबस की जिंदगी कुछ बदली जाए, और तुरंत अंजाम देने की भी ठान ली। दूसरे दिन लड़की को कमरे में बुलाया। मैं, ये लड़की, तुम्हें नर्सिंग ट्रेनिंग लेनी है, मतलब नर्स बनना है? लड़की, मेरा नाम लड़की नहीं नसीमा है। अरे मैम, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ। मैं, इसकी चिंता तुम मत करो, मैं जिब्रान की मदद से शेख को समझाऊंगी। नसीमा, अरे मैम, जिब्रान से कुछ मत कहिएगा, वो तो दरिंदा है, हमारे एरिया का दादा। मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, सबकी ज़िंदगी खराब कर देगा। अच्छी बातें उसे समझ में नहीं आती हैं। कई शेख आते हैं और जाते हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले में जिब्रान का ही हुक्म चलता है। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, मुझे तो बस तुम्हारी इच्छा जाननी थी। मैंने हॉस्पिटल की पूरी मार्केटिंग टीम को एक नेक बंदे जो उर्दू अरबी दोनों जानता हो की खोज में लगा दिया। अगले ही दिन एक शरीफ सा युवक, जिसका नाम भी शरीफ था, मेरे सामने आकर खड़ा कर दिया गया। मैंने उसे लड़की की समस्या बताई और उसे शेख के चंगुल से छुड़ाने की बात कही। मैं अपने सिखाए तरीके से उसे शेख के पास लेकर गई और उसका परिचय अस्पताल के मार्केटिंग सदस्य के रूप में कराया। शेख भी जिब्रान की मांगों से तंग आ गया था। उसे शरीफ एक अच्छा विकल्प लगा। 2 दिनों के बाद जब मैं शेख के कमरे में गई तो नसीमा हंसती हुई मिली और शेख भी बहुत खुश लगा। जो मैं चाहती थी वो प्रस्ताव शेख की तरफ से आया। अपने वतन जाने से पहले ना केवल उसने नसीमा को निकाह के बंधन से आज़ाद कराया, बल्कि उसकी पूरी नर्सिंग ट्रेनिंग का खर्च खुद उठाने की बात की। आज वही कोविड इंचार्ज बन बेबस मरीजों की सेवा कर रही है। लोग तो कोविड को कोड की तरह देख रहे थे। ऐसे समय में नसीमा मेरी रक्षक बन मेरी सेवा में जुट गई। उसने कहा, आप आज से कमरा नंबर 26 नहीं, मेरी प्यारी अहिल्या मैम हैं। मैं आपको इस दुनिया से जाने नहीं दूंगी। मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरता जा रहा था, पर मैं आशावान थी कि मेरी नसीमा मुझे बचा लेगी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा की लिखी कहानी कमरा नंबर 26। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।